जय माता दी, जय सिया राम। प्यारे मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और दुआएं भी देता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। माता रानी सदैव आपका कल्याण करें। मित्रों, ये विशेष वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत लोगों के बीच में ये कन्फ्यूज़न होता है कि अधिक मास क्या होता है, पुरुषोत्तम मास क्या होता है, और पितृपक्ष के बाद नवरात्रि पड़ती है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि पितृपक्ष के बाद नवरात्रि ना पड़ के ये पुरुषोत्तम मास आ गया है। तो इस विषय में डिटेल समझने के लिए थोड़ा सा हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। आइए मैं आपको एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि कैसे ये पुरुषोत्तम मास को समझा जा सके। सबसे पहले इसके लिए हम इंग्लिश कैलेंडर को समझते हैं। जो अंग्रेजी महीने का कैलेंडर होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो राउंड राउंड गोल गोल अपने एक्सिस पे घूम जाती है। ऐसे निरंतर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। 24 घंटे में इसका एक घूर्णन जो होता है, घूर्णन जिसको बोलते हैं, जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी है तो ये ऐसे यूं यूं राउंड राउंड घूमती है। तो इससे क्या होता है कि 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करने के नाते दिन और रात हो जाते हैं। यही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, गोल गोल ही चक्कर लगाती है जी। अब गोल गोल चक्कर लगाने के कारण जो सूर्य की परिक्रमा होती है, जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, जैसे अगर हम कल्पना कर लें कि ये एक सूर्य है और हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो ये निरंतर ऐसे इसके चारों तरफ घूम रही है। अब होता क्या है कि 365 दिन लग जाते हैं इसको एक परिक्रमा पूरी करने में। तो सिर्फ 365 दिन नहीं होता है, ये लगभग का दिन है। एक्चुअल में जो होता है वो 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो अब क्या होता है कि जो इंग्लिश कैलेंडर है वो 365 दिन का होता है, लेकिन 6 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। तो ऐसे जब हम सेकेंड ईयर में इंटर करते हैं फिर हम उसको 365 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे फिर हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। तो अब पहले का मिला के अब हो गया 12 घंटा। तीसरे वर्ष में फिर 365 दिन में हमारी जो वर्ष होता है वो पूरा हो जाएगा। 18 घंटे अब हमारे पास एक्स्ट्रा इन हैंड आ गए। जैसे एक होता नहीं है कि आपने कोई चीज़ सेविंग कर ली और किनारे रख दिया कि इसका बाद में यूज़ करेंगे। तो 365 दिन का वर्ष पूरा करने के बाद जो 6 घंटे बचते जा रहे हैं हमारे पास, उसको हम लगातार 4 वर्षों तक इकट्ठा करते हैं। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 साल में बचते हैं हमारे पास। यही 4 वर्ष में 6 घंटे 24 घंटे के रूप में एक्स्ट्रा हो जाते हैं। उसी वर्ष को लीप ईयर बोला जाता है, जिस वर्ष में फरवरी जो है वो 29 दिनों की होती है। तो ये तो अंग्रेजी व्यवस्था है, इंग्लिश कैलेंडर की व्यवस्था है, जिसमें 365 दिन 6 घंटे के हिसाब से एक वर्ष को लीप ईयर कर दिया जाता है। तो हमारा सिस्टम बराबर चलता रहता है। 1 जनवरी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमारी कहानी सेम रहती है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो इसी से तुलना करके हम जाएंगे अपने हिंदी कैलेंडर में, जो हमारा हिंदी मास है। तो हमारे हिंदी मास में क्या होता है, हमारे सनातन में ये व्यवस्था की गई है कि हम सौर वर्ष और चंद्र वर्ष को मानते हैं। ठीक है, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष। सौर वर्ष हमारा लगभग वही रहता है, 365 दिन समथिंग में ही रहता है, लगभग उसी में रहता है, क्योंकि परिक्रमा काल तो वही रहेगा। और इंग्लिश कैलेंडर की व्यवस्था तो इधर की गई है, हमारी व्यवस्था बहुत प्राचीन है। तो सौर वर्ष, सौर मास क्या होता है? सौर मास होता है जो सूर्य देव हैं जब वो एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं तो उसको संक्रांति कहते हैं। जैसे आपको मकर संक्रांति बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये हम एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मकर संक्रांति कब होता है? लगभग 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास पड़ता है। तो इसी तरह हर महीने में संक्रांति होती है। संक्रांति का मतलब ही यही है कि सूर्य देव जो हैं वो एक राशि से दूसरे राशि में जा रहे हैं। अब राशि क्या होता है? राशि एक्चुअली 12 है, राशियों की संख्या जो है वो 12 है। तो ये ज्योतिष का विषय है। जब आप ज्योतिष का अध्ययन करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि आकाश मंडल में हमने 12 राशियों की कल्पना की है और सूर्य का भ्रमण उन राशियों में होता रहता है। हालांकि सूर्य स्थिर है, लेकिन ये एक व्यवस्था बनाई गई है समझने के लिए। तो सूर्य का जब परिवर्तन राशि में होता है तो उसको बोलते हैं संक्रांति, और इसी एक महीने को बोलते हैं सौर मास। तो ऐसे 12 सौर मास जब पूरे हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है सौर वर्ष, यानी 12 सौर मास का बनता है एक सौर वर्ष। तो लगभग ये 365 दिन और कुछ घंटों में बैठता है। हालांकि हमारी जो गणना होती है वो घटी और पल में होती है, बाद में इसमें कभी चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको इजी वे में समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 365 दिन के साथ साथ कुछ घंटे का विषय है, ठीक। वहीं अगर हम चंद्र मास की बात करें तो हमारा चंद्रमा जो है वो भी कंटिन्यूअसली पृथ्वी के परिक्रमा कर रहा है। तो चंद्रमा जो है 27 नक्षत्रों में घूमते हुए वापस अपने पहले नक्षत्र में आ जाता है। ये भी ज्योतिष का विषय है कि नक्षत्र कितने होते हैं, 27 होते हैं। चंद्रमा हर नक्षत्र में भ्रमण करता है और 27 नक्षत्रों में भ्रमण करने के बाद वो वापस से अपने पहले नक्षत्र में आ जाता है, जो चंद्रमास बनाता है। तो जब हम 12 चंद्रमासों की बात करते हैं तो ये लगभग 354 दिन में पूरा हो जाता है। तो लगभग मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सारी गणित है ना वो इसी लगभग में है। अगर 354 दिन एग्जैक्ट चंद्र वर्ष होता, 365 दिन एग्जैक्ट सौर वर्ष होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो कहानी आसान हो जाती। लेकिन ये लगभग 354 दिन है, वो लगभग 365 दिन है, और इसी लगभग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है जिससे सॉल्व किया जाता है। तो जब आप सिंपल वे में मान के चलें कि चंद्रमा ने अपना वर्ष जो है 354 दिन में पूरा किया और सूर्य वर्ष हमारा पूरा हो रहा है 365 दिन में, तो लगभग 11 दिनों का अंतर आ गया। ये 11 दिनों का अंतर आ गया। अब मैंने वहाँ पे बताया था कि अंग्रेजी वर्ष का जो कैलेंडर होता है वहाँ 4 साल तक 6-6 घंटे को इकट्ठा करके चौथे साल को लीप ईयर बना दिया जाता है, फरवरी को 29 दिन का कर दिया जाता है, तो व्यवस्था उनकी बनी रहती है। हमारी व्यवस्था भी मिलती जुलती है, या ये क्या है कि उन्होंने हम ही से लिया है, हमने उनसे नहीं लिया है, क्योंकि हमारा तो बहुत प्राचीन है, हमारी व्यवस्था बहुत प्राचीन है, बहुत पहले की है, तो उन्होंने हमसे लिया है। तो हमारी ये व्यवस्था थी कि जो चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में 11-11 दिनों का अंतर आ रहा था वो तीसरे साल में जाके 30 दिनों का हो जाता है, 30 से 33 दिनों का हो जाता है। तो अब ये जो 30 दिन की व्यवस्था आती है, आप जानते हैं कि 30 दिन के लगभग में एक मास होता है, तो इस एक मास को हम चंद्र मास के हिसाब से बढ़ा के अधिक मास कर देते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि हर 3 वर्ष में हमारा कैलेंडर स्थिर रहता है, यानी 10-10 दिन का अंतर आया और तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास लग गया, हमारा कैलेंडर स्थिर हो गया। तो ये व्यवस्था जो आधुनिक है, आज के ज़माने के हिसाब से ज़्यादा स्टैंडर्ड है, तो उसमें व्यवस्था ऐसी की गई है कि परिवर्तन ही नहीं आता है, 4 साल में 1 दिन का परिवर्तन आता है। हमारा थोड़ा प्राचीन है, तो हमारी व्यवस्था 10 दिनों की है, तो 3 साल में जाके हमारी व्यवस्था स्थिर होती है। अगर और लोगों की बात करें, जैसे कैलेंडर तो हर धर्म में लगभग अपना अपना लिया जाता है। इस्लाम को ही ले लीजिए, इस्लामिक कैलेंडर भी होता है, लेकिन उनमें ऐसी व्यवस्था ना होने की वजह से उनके फेस्टिवल जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कभी जो त्यौहार दिसंबर में, अक्टूबर में पड़ जाते हैं, वही कभी मई में भी पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे कैलेंडर में ये व्यवस्था नहीं है। हमारी व्यवस्था जो अधिक मास है उसकी वजह से हमारे त्यौहार स्थिर होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि आपको याद होगा कि दीपावली नवंबर में ही पड़ता है और नवंबर से घटते घटते कभी कभी अक्टूबर के लास्ट में भी पड़ जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, दशहरा अक्टूबर में ही पड़ता है, कभी कभी नवरात्रि सितंबर में जल्दी स्टार्ट हो जाता है और सितंबर एंड में या अक्टूबर के शुरुआत में ही दशहरा हो जाता है। तो ये व्यवस्था 10-10 दिन वाली जो है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हर त्यौहार जो हमारा है, आज जिस साल है अगले साल वो 10 दिन और कम हो जाएगा।
उसके अगले साल 10 दिन और कम हो जाएगा, उसके तीसरे साल वापस वो पुराने वाले पे चला जाएगा। तो यही होता है अधिक मास। इसको पुरुषोत्तम मास का नाम भी दिया जाता है। वैसे तो इस मास में और भी विशेष व्यवस्थाएं हैं जो मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी मैं चाह रहा था कि आपको अधिक मास या पुरुषोत्तम मास क्या होता है ये समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये अधिक मास है, ये जरूरी नहीं है कि जैसे अभी पड़ रहा है, मान लीजिए अधिक मास जो पड़ेगा 17 सितंबर को हमारा पितृ विसर्जन है, 17 सितंबर को अमावस्या पड़ेगा, पितृ विसर्जन हो जाएगा। 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक ये अधिक मास रहेगा। तो ये अश्विन में पड़ गया। जरूरी नहीं है कि ये हर वर्ष या जब भी तीसरे वर्ष में पड़ रहा है ये अश्विन में ही पड़े, नहीं, ये और पहले भी पड़ सकता है। जैसे 2018 की बात करें तो ये मई जून में पड़ा था। तो इसी तरह किसी भी मास में पड़ सकता है और उसी मास के नाम से उसको अधिक बोल दिया जाता है। जैसे अश्विन में आपको मालूम है कि दशहरा पड़ता है, नवरात्रि पड़ती है, शारदीय नवरात्रि पड़ती है। तो अश्विन में ही अधिक मास पड़ जाने की वजह से इस मास का नाम हो जाएगा अधिक अश्विन या अश्विन अधिक। इसी तरह किसी वर्ष में ज्येष्ठ मास में भी पड़ सकता है तो उसको ज्येष्ठ अधिक बोल दिया जाता है। ये एक बोलने वाली सामान्य दिनचर्या है। तो जो पितृपक्ष के बाद आपका ये दशहरा, शारदीय नवरात्रि आपको जीवन भर में याद होगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले आपको नहीं याद होगा, आपको यही याद होगा कि पितृपक्ष समाप्त होता था और इधर नवरात्रे स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन इस बार तो ये गणित है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, जो उस लगभग, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ना, उस लगभग से ही निकल के आता है। तो होता क्या है कि अधिक मास तो हर तीसरे मास में पड़ेगा, तीसरे वर्ष में पड़ेगा और हम उसको एडजस्ट कर देंगे। लेकिन 165 साल बाद, जी हाँ, हम में से कोई नहीं रहा होगा, ना ये वीडियो देखने वाले रहे होंगे, ना मैं रहा था, ना हमारे कोई पूर्वज इस समय ऐसे होंगे जो 165 वर्ष पहले जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा। 165 वर्ष पहले ये चीज़ पड़ी थी और 165 वर्ष के बाद ये दोबारा ऐसा पड़ रहा है कि पितृपक्ष समाप्ति के तुरंत बाद शारदीय नवरात्र स्टार्ट ना होके अधिक मास लग गया है। और जब 16 अक्टूबर को यह अधिक मास समाप्त हो जाएगा तब 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसका बेसिक रीज़न वही है, क्योंकि 365 दिन भी फिक्स नहीं है, 354 दिन भी फिक्स नहीं है। तो फिक्स ना होने की वजह से जो घटी पल में अधिकता कमी होती है वो छोटे छोटे रूप में इकट्ठा होके 165 साल बाद ऐसा संजोग बना के रखा है कि आपका पितृपक्ष और नवरात्रि के बीच में गैप हो गया है। और निश्चित तौर पे ये अब दोबारा फिर कई सालों बाद, मेरे ख्याल से 100 साल के बाद ही ऐसी देखने को मिले, ऐसा संभव है। तो इस वर्ष के बाद से आगे से फिर ऐसा ही हो जाएगा कि पितृपक्ष और उसके बाद नवरात्रि। लेकिन इस वर्ष विशेष ध्यान रखिए कि नवरात्रि का आरंभ 17 अक्टूबर से हो रहा है, 25 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और उसके बाद 14 नवंबर को दीपावली मनाया जाएगा। ठीक, तो 25 अक्टूबर को दशहरा, 14 नवंबर को दीपावली और 17 अक्टूबर से नवरात्रि, माता जी की जो दिन होते हैं, विशेष पूजन अर्चना का दिन होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा 17 अक्टूबर से और 16 अक्टूबर तक हमारा अधिक मास रहेगा। तो 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास रहेगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, कुछ काम का लगा, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके इस वीडियो को शेयर करने से दूसरे लोगों को भी लाभ होगा, उनकी भी जानकारी बढ़ेगी। तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर पसंद आया तो लाइक भी करिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, माता रानी सभी जीवों का कल्याण करें। जय माता दी।